नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष पटेल को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए जाने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने लिखित में सवाल मांगते हुए मंगलवार को व्यवस्था देने की बात कही, लेकिन विपक्ष हंगामा करने लगा। देखिए रिपोर्ट। ये नियमों में नहीं है, ये नियमों में नहीं है। ले लूंगा, पीछे जाइए, भ्रष्टाचार वैसे पीछे जाओ। माननीय सचेतक रफीक खान, माननीय सचेतक रफीक खान पीछे। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। कल नियमों में आओ, नियमों में आओ, नियमों में आओ। मैं इसके साथ बंधा हुआ हूँ, इसमें कोई नियम नहीं है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इसमें तो सरकार का जवाब आना चाहिए सर। सरकार का नियम 200 संविधान के नियम 256 के तहत राज्य सरकार बाध्य है। टीकाराम जूली ने सरकार से किया सवाल। सरकार के एक मंत्री के द्वारा अपने बेटे को अलग नियम जो है नियुक्ति प्रदान कर दी गई। अलग नियमों में आइए, ये सदन का नहीं है। विधानसभा में लंच ब्रेक के बाद जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और स्पीकर के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हम अभी आपको प्रस्ताव पेश कर देते हैं। आप मैं उसका परीक्षण कराऊंगा, उसके बाद व्यवस्था दूंगा। परीक्षण तो सारी चीजें आपके कहने परीक्षण तो विधि परीक्षण तो मेरा काम है। तो सरकार जवाब दे दे, हम गलत कह रहे हैं। परीक्षण करा के उसके हम अगर कोई बात गलत उठा रहे हैं दूंगा। ये क्लियर, आपका कहीं भी जाके देखो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 12 से ज्यादा सरकारी वकीलों की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत कर दी। ये संविधान का उल्लंघन है और इस पर सदन में चर्चा हो। मंत्री के बेटे को भी सरकारी वकील बना दिया गया। इसमें तो सरकार का जवाब आना चाहिए सर। सरकार का नियम 200 संविधान के नियम 256 के तहत राज्य सरकार बाध्य है। अध्यक्ष जी, राज्य सरकार बाध्य है कि भारत सरकार के कानूनों को पालन करेगी, लेकिन सरकार के एक मंत्री के द्वारा अपने बेटे को अलग नियम जो है नियुक्ति प्रदान कर दी गई। अलग नियमों में आइए, ये सदन का नहीं है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष को आगे अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, पहले लिखित में दीजिए, आप कौन से नियम के तहत इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष की स्पीकर से नोकझोंक हो गई और इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। कौन से नियम के अंतर्गत आ रहे हो, बताओ। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, बताइए। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। नो, सब इनका एक्सपेंज कर दो। नथिंग डूइंग। कल नियमों में आओ, नियमों में आओ, नियमों में आओ। मैं इसके साथ बंधा हुआ हूँ, इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें नियम नहीं है। हो गया। स्पीकर ने कहा कि नियमों में आइए, कल व्यवस्था दूंगा। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच ही ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर मंत्रियों ने जवाब देना शुरू किया। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से जोगेश्वर गर्ग ने टीकाराम जूली को जवाब दिया और कहा कि मंत्री का बेटा होना कोई गुनाह नहीं। मंत्री का बेटा होना कोई अपराध नहीं है। नियमों में आइए, उसकी अपनी योग्यता से बना होगा। आप नियमों में आइए ना, चर्चा में आइए। जवाब नहीं होगा। नो, मंत्री का बेटा होना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। योग्यता है तो आएगा। श्री मनीष यादव, ये अपनी सीट छोड़। अरे वैभव गहलोत आरसीए के मेंबर कैसे बने, हमको पता नहीं है क्या? अपनी सीट पे जाइए। नो, बैठिए। वैभव गहलोत आरसीए के मेंबर कैसे बने, हमको पता नहीं है क्या? मनीष यादव, ये मैंने आगे से मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को एएजी बनाने के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस बीच दूसरे नेता भी अपनी बात पटल पर रखते रहे। बहरहाल सत्ता पक्ष अक्सर विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाता आया है। ऐसे में जोगाराम पटेल के बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर तैनात करने के फैसले पर विपक्ष का ऐसा रिएक्शन आना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भारत में अलग अलग तरह के मेलों का आयोजन होता है, लेकिन क्या आप ऐसे मेले के बारे में जानते हैं जहां पर पुरुषों की नो एंट्री होती है? आज हम आपको एक ऐसे ही मेले के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पुरुषों का जाना सख्त मना है। देखिए रिपोर्ट।
उदयपुर में सावन के महीने में लगने वाला हरियाली अमावस्या का मेला, जहां चारों तरफ महिलाएं ही महिलाएं नजर आती हैं। क्या आप जानते हैं इस मेले में पुरुषों का आना सख्त मना है। इस मेले में सिर्फ महिलाओं की ही एंट्री होती है और इसे सिर्फ महिलाओं के लिए ही शुरू किया गया था। मेरा नाम सीता सोनी है, मैं उदयपुर की निवासी हूँ और ये हरियाली अमावस्या का मेला हर साल हम देखने आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत धूम मस्ती मचाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मेले में पुरुष एंट्री नहीं कर सकते। बताया जाता है कि मेले के पहले दिन महिला और पुरुष दोनों को एंट्री मिलती है, जबकि दूसरे दिन केवल महिलाओं को एंट्री दी जाती है। मेवाड़ में सैकड़ों सालों से लगने वाले इस मेले का श्रेय महाराणा फतेह सिंह की महारानी को जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने ही राजा से हरियाली अमावस्या के मेले का दूसरा दिन सिर्फ महिलाओं के लिए समर्पित करने की बात कही थी। वो परंपरा आज भी जारी है। मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम महिलाओं को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए लगता है तो थोड़ी महिलाओं को सुरक्षा भी मिलती है और पुलिस भी जगह जगह है हमारी हेल्प के लिए। और ये मेला काफी अच्छा है, यहाँ पे शॉपिंग भी के लिए भी हमारे पास बहुत सारी वो है ऑप्शंस है और रेट भी काफी रिजनेबल है। सखियों के इस मेले का उदयपुर में महिलाओं को पूरे साल इंतजार रहता है। वे इस मेले का जमकर लुत्फ उठाती हैं। यहाँ पर आने वाली महिलाएं इस बात से काफी खुश नजर आती हैं कि साल में एक ऐसा भी दिन आता है जब वे खुलकर मौज मस्ती कर सकती हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम कुसुम लता है और हम आज हरियाली अमावस्या मेला देखने के लिए आए। सब लेडीज का आज अच्छा रहता है और हम डॉलर में भी बैठे और स्टॉल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी और मेले का आनंद लिया। और मैं हर साल इस मेले का एंजॉय करती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चों को मिलाती हूँ, पोतों को मिलाती हूँ, फ्रेंड्स को मिलाती हूँ। हमारी सब फ्रेंड्स हैं, हम सब मेले में एंजॉय कर रहे हैं। हरियाली अमावस्या के दिन 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। उदयपुर शहर में लगने वाला यह मेला देश का सबसे बड़ा और एकमात्र महिलाओं के लिए आयोजित मेला है। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी खासतौर पर महिलाओं को ही तैनात किया जाता है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम का पिछले 7 साल में कायाकल्प हो गया है और ये कारनामा किया है रिटायर्ड बैंक मैनेजर श्रवण सिंह चौधरी, संस्कृत शिक्षिका ममता देवी और बिजली निगम के रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता साहब सिंह चौधरी की टीम ने। तो इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। प्रोफेशनल लाइफ की एक पारी के बाद रिटायर्ड बैंक मैनेजर श्रवण सिंह चौधरी, बिजली निगम के रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता साहिब सिंह चौधरी सोशल लाइफ की दूसरी पारी में प्रकृति प्रेम और सामाजिक सेवा की मिसाल बन गए। वहीं संस्कृत शिक्षिका ममता देवी एक साथ दोहरी समाज सेवा कर रही। ममता देवी का रोजाना ही स्कूल जाने से ठीक पहले तकरीबन 2 घंटे पक्षियों को चुग्गा डालने और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए देती है। रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट से पहले ही मैंने प्लानिंग करनी थी कि मुझे जो है पर्यावरण पर काम करना है और उसके लिए मैंने इंदिरा गांधी स्टेडियम को चुना। इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है उस टाइम जो है जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा थी, उनसे परमिशन ली। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया अंजना शर्मा ने। हाँ, और उसमें से मैंने अब तक इसमें जो है 18 से अब तक जो है करीब 800 पेड़ के करीब जो है किया है। और उसमें से जो है साहिब सिंह जी रिटायर्ड ऐसी उनका सहयोग रहा और मेरी बेटी तुल्य जो है ममता मैडम जो है उन्होंने यहाँ चुग्गे की जिम्मेदारी संभाल रखी है जो है उसमें पूरी तरह से। और पेड़ों की देखभाल करना सब करना, इसमें कोई सरकारी सहयोग नहीं है। हम खुद अपने संसाधनों से चुग्गे और उसकी व्यवस्था हम खुद जो है उसमें से करते हैं। जो सर, ये कोरोना पीरियड में जब मैंने ये एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में ये त्रासदी देखी कोरोना की, अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी अधिक है, उस टाइम पे ये मैनेजर साहब से मिली मैं श्रवण लाल वर्मा जी से। फिर इन्होंने क्या मेरे को प्रेरित किया, तो मैं इनको अपना गुरु मानती हूँ और इन्होंने मेरे को प्रेरणा दी। तब मैं पक्षियों से जुड़ी और ये पर्यावरण से जुड़ी, पेड़ पौधों की देखभाल से। और अपने विद्यालय में भी मैंने इन्हीं की प्रेरणा से करीब 200-250 के समथिंग एक पेड़ों की वाटिका लगा रखी है
उस वाटिका का नाम नंदन कानन है। बिजली निगम के रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता साहब सिंह चौधरी साल 2020 में जब इंदिरा गांधी स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक के लिए आने लगे तो वे भी ममता देवी और श्रवण चौधरी के साथ प्रकृति की सेवा में जुट गए। साहब सिंह चौधरी पेड़ पौधे की देखभाल के साथ साथ हार्टफुलनेस की प्रशिक्षक भी हैं, जो लोगों को हृदय के प्रति देखभाल और जीवन में खुश रहना सिखाती है। इससे क्या है कि प्रकृति के लिए जो भी काम हम जो लेते तो जा रहे हैं बचपन से, लेकिन अगर उसको रिटर्न नहीं करेंगे, रिप्लेनिश नहीं करेंगे तो हम एक तरह से उसके ऋणी होकर मर जाएंगे। तो हमें प्रकृति के लिए जरूर कुछ न कुछ काम करना चाहिए। प्रकृति भी एक अपने माँ के समान है जो हमारा पालन पोषण करती है। तो और जो सारा जो काम है जो हम मिलजुल के करते हैं, और मेन मिशन तो हमारे सर्वन मैनेजर जी का है, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ और जैसा भी इससे फिजिकल और फाइनेंशियल जैसा भी मुझसे हो सकता है। पिछले 7 साल से इस टीम का काम है रोजाना 2 से 3 घंटे पेड़ों की देखभाल और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना। इस टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा ही है कि आज इंदिरा गांधी स्टेडियम हरा भरा नजर आ रहा और यहाँ सैकड़ों पक्षियों का बसेरा है। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 अलवर। केदारनाथ यात्रा को अगले 15 दिन में फिर से शुरू करने की तैयारी है और इसके लिए पुराने रूट का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जिस रूट से अभी पैदल यात्रा चल रही थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हालात ये है कि करीब 70% पैदल रास्ता तबाही के आगोश में है। केदारनाथ और केदारनाथ ट्रैक पर जब 10,000 से ज्यादा यात्री मौजूद थे, तब 31 जुलाई की रात को हुई मूसलाधार बारिश ने केदारनाथ पैदल ट्रैक पर भीषण तबाही मचा दी। गनीमत रही कि वक्त रात का था, वरना दिन के समय हजारों यात्रियों की जान पर बना दी। आपदा के बाद केदारनाथ पहुंचे लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी वो इस तबाही को बयान करने के लिए काफी है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता 21 जगह पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। ध्वस्त हुए हिस्से की कुल लंबाई 11 किलोमीटर है, यानी करीब 70% रास्ता बर्बाद हो गया। गौरीकुंड में घोड़ा पड़ाव के पास 15 मीटर ट्रैक पूरी तरह वॉश आउट हो गया। जंगल चट्टी के पास 2 जगह रास्ता ध्वस्त हुआ, एक जगह 70 मीटर, दूसरी जगह पर 10 मीटर हिस्सा पूरी तरह खत्म। भीमवली से रामबाड़ा के बीच 4 जगह रास्ता पूरी तरह ध्वस्त हो गया, इसमें 3 पुल भी बह गए। रामबाड़ा से छोटी लिंजोली के बीच 5 जगह रास्ते का नामो निशान मिट गया है। 21 जगहों पे हमारा ट्रैक जो है फुल्ली ब्रीच हो गया है और 2 पैदल पुल हमारे जो है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गए हैं। और कुल अगर लेंथ वाइज देखेंगे तो 16 किलोमीटर के ट्रैक में मोटा मोटा एवरेज 11-12 किलोमीटर का ट्रैक हमारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग अब युद्ध स्तर पर पैदल ट्रैक के निर्माण में जुट गया है। पहली प्राथमिकता 2 फीट चौड़ा ट्रैक तैयार करने की है, ताकि जरूरी सामान पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जा सके। इसमें भी कम से कम 10 दिन का वक्त लग सकता है। इसी रास्ते को बाद में 6 फीट चौड़ा किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 40 दिन का समय लगेगा। अब PWD ने सभी डिवीजन के गैंगमैन को केदारनाथ बुला लिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि एक ट्रैक 2 फीट का ट्रैक हम ऐसा कर सकें जो एसेंशियल चीज़ों का मूवमेंट और कम्युनिकेशन हो सके, तो उसके बाद ही जो है इस वीक एंड तक हम टोटल मॉनेटरी लॉस असेस कर पाएंगे। केदारनाथ में तबाही सिर्फ यही तक नहीं है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच नेशनल हाईवे भी 5 जगह बर्बाद हो चुका है, जिसमें 50 मीटर का हिस्सा ऐसा है जो वॉश आउट हो गया है। सोमवार को PWD सचिव पंकज पांडे ने भी केदारनाथ पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जल्द रास्ता बनकर तैयार किया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी जिलों में SDRF और दूसरी रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। कहीं गिरी छत, कहीं मकान धड़ा। बारिश में प्रशासन नाकाम, चारों तरफ तबाही के निशान।
त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सूबे में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक और जैसलमेर की तस्वीरों को देखिए। बूंदी में गली में बह रहे पानी का प्रवाह देखिए, लग रहा है जैसे समंदर उमड़ आया हो। पानी सबको अपनी आगोश में समेटता चला जा रहा है। ये देखिए कैसे कार तिनके की तरह बह रही है। तस्वीरें बूंदी की। सोमवार सुबह कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिले, जिसे देखकर हर कोई दंग। घरों के बाहर सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई। वीडियो बूंदी के नागदी बाजार का है। सोमवार सुबह लोग सोकर उठे भी नहीं थे कि शहर बाढ़ से घिर गया और गलियों में खड़ी कारें और बैंडबाजे खिलौनों की तरह बहने लगे। घरों के बाहर खड़ी कारें, बाइकों के बहने से हड़कंप मच गया, तो कई लोग इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। ये जो मकानों में पानी भरा हुआ है, लोग जो परेशान है, लोग मकानों के अंदर बेसमेंट में पानी भरने से छतों पर जाने को मजबूर है। और पीड़ित लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन द्वारा उनकी सूच नहीं ली गई है। इससे पहले भी जो हर साल जो बाढ़ के हालात बने रहते हैं, लोगों का कहना है कि जो 2-3 दिन तक जो बाढ़ के हालात बने रहने से ये खाने पीने के लिए तरस जाते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे जो दूध के लिए तरस जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्षेत्र के पीड़ित लोगों का कहना है कि जो जय सागर, जो इस कॉलोनी से जो नाला निकलता है, जय सागर नाला, उसका जो अतिक्रमण मुक्त करके उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए, ताकि उसको जो लोगों को राहत मिल सके। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इन समस्या का जो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको। हम मानते हैं कि रात जो बरसात हुई है वो बरसात मौसम के अनुकूल सब जगह हुई है, लेकिन पानी को निकासी नहीं मिलने का कारण अतिक्रमण है। इसमें कोई संशय नहीं है और पिछले 4 साल से हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, छत से आसमान नजर आ रहा है। तस्वीरें सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी की है। सोमवार को गंगापुर सिटी की रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर की छत भरभरा कर गिर गई, जिससे 3 लोग दब गए। गंभीर हालत में तीनों को रेलवे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक को जयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में दहशत। कागजी पूर्ति हो रही है, प्रैक्टिकल काम कुछ भी नहीं हो रहा है और ठेकेदारों ने इतने घटिया मटेरियल का उपयोग किया है, इसमें मिट्टी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसलिए अधिकारियों से निवेदन है कि सब क्वार्टरों को एबंडेंट करके कर्मचारियों को जान बचाने के लिए, अगर रेलवे क्वार्टर नहीं है तो किराए पर रह लेंगे, इससे अच्छा तो। लेकिन यहाँ तो जान का जोखिम है। यही घटना 2 साल पहले टूंडला में हुई थी। तो वहीं टोंक जिले में रात भर भारी बारिश हुई है। सोमवार की सुबह कई जगह पर मौसम साफ हो गया, तो कई जगह हल्की बारिश हुई, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित रहा। देवली रोड पर स्कूल परिसर में पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से 1 फीट तक पानी भर गया। देवली रोड पर ये एक कॉलोनी है, जहां पर पूरी तरह से ये कॉलोनी है जलमग्न हो गई है। बारिश है वो लगातार होने के बाद लोगों को यहाँ घुटने से भी ज्यादा पानी के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये एक स्कूल है, स्कूल में पूरी तरह से नीचे पानी भरा हुआ है और स्कूल में आने जाने वाले लोगों को भी घुटनों तक पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है। क्या स्थितियां हैं, लोगों से बात करते हैं। बारिश के दिनों में क्या किस तरह की स्थितियां हैं? नमस्कार। यहाँ पे स्कूल चलाना संभव नहीं हो पा रहा है, जैसे कि पीछे से जो अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ के पानी का सही निकास ना होने के कारण सारा पानी इधर की तरफ आ जाता है। तो वहीं स्कूल परिसर में पानी भरने की ये तस्वीरें उस जैसलमेर के समगांव से आई है, जो अपने रेत के टीलों की वजह से दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करता है। बहरहाल भारी बारिश की वजह से स्कूल के कुछ कमरे गिर गए हैं, तो पाली और सोजत में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, कई मोहल्लों में घरों में पानी घुस गया है। बाड़मेर और बालोतरा जिले में ऑरेंज अलर्ट के बीच रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। कल्याणपुर और समदड़ी में रात से रुक रुक कर बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। खेतों और घरों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश के कारण जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं, नदी नाले उफान मारने लगे हैं, स्कूल बंद कर दिए गए। पानी के सैलाब के आगे लोग बेबस हैं। ये तस्वीरें केकड़ी की है। यहाँ पर भारी बारिश के बाद एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ के जवान जल भराव वाले इलाकों से लोगों को समझा बुझा कर बाहर निकाल रहे हैं। तो वहीं सोमवार तड़के जोधपुर में भी
भारी बारिश के कारण एक दिल दहला देने वाली घटना में एक फैक्ट्री की दीवार ढह गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। ये घटना बोरानाडा में सुबह करीब 3 बजे हुई, जब न्यू महालक्ष्मी फैक्ट्री की दीवार अचानक ढह गई। दीवार के पीछे बने टिन शेड में रह रहे मजदूर हादसे का शिकार हो गए हैं। वहीं सांगरिया फाटा के पास जमीन धंसने से बने गड्ढे में एक सांड गिर गया। घर और दुकान पानी में डूबे हुए हैं। गली मोहल्लों में भरे पानी की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। प्रशासन जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पानी में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भारतीय पिस्टल शूटर मनु भाकर की पेरिस ओलंपिक्स की उपलब्धि प्रदेश के बच्चों के बीच सिर चढ़ करके बोल रही है। मनु फिलहाल उन बच्चों की रोल मॉडल बनी हुई है जो इस खेल यानी शूटिंग का कहकरा सीख रहे हैं। जयपुर के कोचेस भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं और उनके यहाँ के बच्चे जोश के साथ टूर्नामेंट्स में भाग ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मनु भाकर के 2 ब्रॉन्ज मेडल की चमक ने पिस्टल शूटिंग सीख रहे बच्चों में भी एक नया जोश भर दिया है। बच्चे राजधानी जयपुर में होने वाले स्थानीय टूर्नामेंट्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मनु के इवेंट यानी कि 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट की इन बच्चों के बीच खासी चर्चा है। कई बच्चों ने तो नेशनल लेवल तक का सफर तय किया है और वे मनु से काफी इंस्पायर्ड हैं। मीटर एयर पिस्टल करता हूं और अभी जो फिनाल में मनु भाकर जीती है, उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो मैंने उन्हीं से इंस्पायर होके शूटिंग किया था। अभी जो रिसेंटली मैच हुए थे पेरिस ओलंपिक के, उसमें मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल आई थी, तो उनको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हम सब। बहुत क्रेज़ आए कि हमें भी मेडल जीतना है इंडिया के लिए और प्राउड फील कराना है इंडिया को और अपने पेरेंट्स को। मनु की उपलब्धि से सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि इन बच्चों को शूटिंग के गुर सिखा रहे गुरु द्रोण यानी कोचेस भी खासे उत्साहित हैं और बच्चों को उनके सपने सच करने की दिशा में खासी मदद भी कर रहे हैं। जयपुर में शूटिंग कोच महावीर सिंह समेत शहर के सभी कोचों के टूर्नामेंट में सैकड़ों बच्चे भाग ले रहे हैं। उन्हें 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट में 1000 से ज्यादा बच्चों के शामिल होने की उम्मीद है। में काफ़ी 4 मेडल आए हैं और जो जिस हिसाब से अपने हिंदुस्तान के अंदर शूटिंग का जो जोर पकड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आजकल नए वाले बच्चे में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो रहे हैं और जितनी भी प्राइवेट एकेडमियाँ हैं और जो सरकारी एकेडमियाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इवेंट के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एडमिशन के लिए आते हैं। तो राजस्थान ने शूटिंग के क्षेत्र में कई हीरे तराशे हैं। यहाँ बीकानेर के करणी सिंह, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पैरालंपिक शूटर अवनी लेखरा जैसे तमाम शूटर्स ने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई है। जयपुर के नए युवा शूटर्स और कोचेस में भी वही जज्बा दिखाई देता है। ओलंपियन मनु भाकर जैसी उपलब्धि हासिल करना अब प्रदेश के हर शूटर का ख्वाब है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग। नमस्कार।